हेलो एंड वेलकम बैक मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्टिविटी सीरीज में। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम लोग बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, उनके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं और उनको इतने अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो बिना परेशानी के उसको आराम से सॉल्व कर सके। तो पिछले पार्ट में हमने एक्टिविटी 2.1 से लेकर एक्टिविटी 2.5 तक देख लिया था, उनके ऑब्जर्वेशंस अच्छे से समझ लिए थे, और जो कि थे चैप्टर नंबर 2 यानी एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के। तो आज इस वीडियो में उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी 2.6 से देखेंगे, उनके ऑब्जर्वेशन समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 15 एक्टिविटीज़ है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो शुरू करते हैं अपना एक्टिविटी 2.6 से। तो एक बार मुस्कुरा के स्वागत कर दीजिए। आपके स्क्रीन पे आ रहा है एक्टिविटी 2.6। तो ये रहा अपना एक्टिविटी 2.6। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी एक्टिविटी है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो शुरू करते हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन। 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें 2 बूंद फेनोल्फेथलीन का सॉल्यूशन डाल देना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब पूछा जा रहा है कि उस सॉल्यूशन का कलर क्या है। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब उस सॉल्यूशन में जिसमें हम लोगों ने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेनोल्फेथलीन रखा है, अब उसी में HCl को रख देना है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डाइल्यूटेड। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। तो क्या अब ये करने के बाद, यानी HCl डालने के बाद, उस रिएक्शन मिक्सचर यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन है उसके कलर में कुछ चेंजिंग आया। वाई डिड द कलर ऑफ फेनोल्फेथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब कलर में चेंज तो आ रहा है, और ऐसा क्यों हुआ। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर। अब फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ बूंद उसमें वापस डाल देने हैं। डज द पिंक कलर ऑफ फेनोल्फेथलीन रीअपियर। तो क्या फेनोल्फेथलीन सोल्यूशन का पिंक कलर वापस आ गया। व्हाट डू यू थिंक दिस हैज़ सॉरी वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड। तो आप लोगों ने क्या सोचा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आइए एक बार शुरू से समझते हैं कि इस एक्टिविटी में हो क्या रहा था। तो हमको दिया गया था फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन और टेस्ट ट्यूब, और उसमें एक एक करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखा गया था। तो पहले समझते हैं फेनोल्फेथलीन का कैरेक्टर क्या है। तो फेनोल्फेथलीन एक कलरलेस इंडिकेटर होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। ये जो कवर वाला जो रखाया हुआ है जार, उसमें की जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये वाला, ये कलरलेस सॉल्यूशन फेनोल्फेथलीन है। और जब इसमें बेस को ऐड किया जाता है तो इसका कलर ऐसा यानी कि पिंक हो जाता है, और एसिड जब इसमें डाला जाता है तो इसका कलर वापस कलरलेस हो जाता है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हमको कहा जा रहा था पहले एक टेस्ट ट्यूब लेने के लिए, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रखने के लिए। तो अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, उसके बाद में उसमें फेनोल्फेथलीन मिलाना था, तो वो रखने के बाद में उसका कलर ऐसा यानी पिंक हो जाएगा। और फिर हमको बोला जा रहा था कि ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके HCl का सॉल्यूशन उसमें थोड़ा सा ऐड करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग वापस उसमें HCl ऐड कर देंगे, तो क्या हुआ कि बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो असर था इस पे फेनोल्फेथलीन पे, वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नलीफाई कर देगा, यानी कि कैंसिल कर देगा, और इसीलिए वो सॉल्यूशन का कलर वापस कलरलेस हो जाएगा, जो कि फेनोल्फेथलीन का नेचुरल कलर होता है। उसके बाद में फिर से हमको कहा जा रहा था कि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस मिलाने के लिए लास्ट में कहा जा रहा था। तो जब हम लोग इसमें वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो इसका कलर वापस पिंक हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रखाया था वो दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल किया, और फेनोल्फेथलीन अपना नेचुरल कलर में है। लेकिन फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो उसका कलर ये ऐसा यानी पिंक हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी एक्टिविटी था, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अपने एक्टिविटी 2.7 की तरफ। ये रहा हमारा एक्टिविटी 2.7। ये भी काफ़ी छोटा एक्टिविटी है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग। तो क्या करना है कि बहुत कम मात्रा में कॉपर ऑक्साइड को एक बीकर में लेना है, और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
मिलाना है, मतलब धीरे धीरे मिलाना है, एकदम कोई चीज़ ग्लास रॉड या फिर कोई भी रॉड से उसको अच्छे से मिलाते हुए, स्टीयरिंग यानी कि घुमा के मिलाते हुए। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और अभी उसका कलर ध्यान से नोट कर लीजिए। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, और अब कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, तो एक बार देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने इसका इक्वेशन भी देख रखा है ताकि इसे समझने में आसानी हो। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि जो कि ब्लैक कलर का था, और उसमें मिलाया जा रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो हमको उसके बाद में जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका कलर हो जाएगा ब्लू ग्रीन। और यह क्यों होगा, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड था अब वो कॉपर ऑक्साइड ना होकर कॉपर क्लोराइड में चेंज हो चुका है। यहाँ पे से जो हाइड्रोजन है, इसमें से जो क्लोरीन है, इसके साथ कॉपर अपना रिएक्शन कर रहा है और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो बाकी जो यहाँ पर का कॉपर का साथ जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना ले रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का कलर अब हो जाएगा ब्लू ग्रीन के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप लोग यहाँ पे चेक करके देख सकते हो, इनके एटम्स को एक बार काउंट कर लो कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो मेरे ख्याल से तो ये बैलेंस्ड है। और इसी से हमको एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताया गया था एक रिएक्शन के बारे में, कि अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड है और उसमें एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट में मिलता है एक सॉल्ट, ठीक है, और साथ में मिलता है वाटर। तो यही चीज़ इस एक्टिविटी के हेल्प से समझाया गया था हमको कि मेटल ऑक्साइड और एसिड को रिएक्ट कराने पे मिलते हैं सॉल्ट और वाटर। और वो सॉल्ट क्या होगा, तो जो एसिड के साथ हाइड्रोजन के अलावा जो पार्ट होगा ना वो वाला, और इधर जो मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के अलावा जो पार्ट होगा वो दोनों मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड था तो ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कॉपर था, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन था, तो यही दोनों आपस में रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बना दिया। तो ये काफ़ी इजी था। और अब चलते हैं अपने अगले एक्टिविटी पे, जो कि हमारा एक्टिविटी 2.8। ये थोड़ा सा लंबा एक्टिविटी है, इसको अच्छे से समझना होगा। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, etc। तो इन सभी का सॉल्यूशन ले लेना है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क। अब क्या करना है कि 2 कांटी को कॉर्क के मदद से उस पर फिक्स करना है, एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 ml बीकर, और 100 ml वाले बीकर में उस कॉर्क को डाल देना है जिसपे 2 नेल यानी 2 कांटी को फिक्स करना है उसको। कनेक्ट द nails to the 2 terminals of a 6 volt battery through a bulb and a switch as shown in figure 2.3। तो यहाँ पे फिगर 2.3 जो है इसके हिसाब से अपना apparatus रेडी कर लेना है। और यहाँ पे जो कॉर्क दिखाया गया है वैसा ही कॉर्क में 2 नेल यहाँ पे दिखाया गया है, उसको फिक्स कर देना है और इसको 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ देना है और एक स्विच भी लगा देना है और एक बल्ब भी। और आगे क्या करना है सो देखते हैं। तो आगे बोला जा रहा है, नाउ पॉर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करेंट। और अब उसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें पॉर यानी कि मिला देना है उस 100 ml बीकर में। रिपीट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और यही काम करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और ऐसा करने से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solutions. What do you observe now? और यही एक्टिविटी हम लोग को ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ भी करना है, और क्या ऑब्जर्व होता है सो बताना है। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, तो क्या सभी केसेस यानी कि इन सारे सॉल्यूशंस के साथ जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो क्या सभी केसेस में बल्ब ग्लो होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। तो यहाँ पे जो फिगर है इसमें एसिड लिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, और वाटर का यहाँ पे इस बीकर है इसमें वाटर है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का सॉल्यूशन है। तो उसके बाद में जब स्विच ऑन किया जाता है तो यहाँ पे बल्ब देख सकते हो आप ग्लो कर रहा है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए ये बल्ब यहाँ पे ग्लो हो जा रहा है। और यही एक्टिविटी जब हम लोग
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करेंगे तो वो ग्लो ही होगा। जैसे कि यहाँ पे एक और अच्छा फिगर डायग्राम है जिसको मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हैं ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन था और ये बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी कि स्विच ऑन करने पे, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे नीचे फिगर के नीचे भी लिखाया हुआ है। और यही चीज़ जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करेंगे, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे तो उस टाइम भी ये जो बल्ब है वो ग्लो ही करेगा, क्योंकि वो भी एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का अपने सॉल्यूशन में, यानी एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर के सॉल्यूशन जब उसके साथ बनाया जाता है तो। और उसके बाद में हमको आगे कहा जा रहा था कि ग्लूकोज और अल्कोहल का भी सॉल्यूशन लेने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा वाला इमेज, यहाँ पे ये ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया गया था और जब इसमें स्विच को ऑन किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो ये स्विच जो है इसको ऑन किया जा रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? इससे साफ ये पता चलता है कि ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। और सेम टू सेम यही होगा जब हम लोग अल्कोहल का भी सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि अल्कोहल का भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये कंक्लूजन हमने, मतलब ऑब्जर्वेशन तो हमने देख लिया और इससे कंक्लूड क्या किया जा सकता है कि फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स because they do not dissociate or ionize in water to produce hydrogen ions। यानी कि अब समझते हैं कि आखिर क्यों हो रहा था ऐसा कि ये अल्कोहल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाया। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ये दोनों अपने पानी वाले सॉल्यूशन में जाते ही हाइड्रोजन आयन को सेपरेट अपने से नहीं करते हैं, यानी कि आयंस नहीं रिलीज कर पाते हैं पानी में जाने के बाद, जिसके वजह से ये जो अल्कोहल और यहाँ पे अल्कोहल और ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा था। उसी के जगह पर अगर बात करें हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये दोनों पानी में जैसे ही जाते हैं, इनको जब भी पानी में मिलाया जाता है तो ये अपने आयंस को सेपरेट करने लगता है। हाइड्रोक्लोरिक नहीं, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन दोनों को सेपरेट करने लगते हैं और यही जो आयंस होते हैं यही मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। इसीलिए यही कारण है कि ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनको एसिड के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये पानी में डालने पर, मिलाने पर हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी था और थोड़ा सा इसको समझना भी डिफ़िकल्ट था। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और अब चलते हैं अपने एक्टिविटी 2.9 पे। और ये एक्टिविटी 2.9 2.8 से भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप द एपरेटस एज सोन इन फिगर 2.4। तो यहाँ पे जो ये फिगर है इसके हिसाब से हमको एपरेटस सेटअप कर लेना है। यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे जो एपरेटस है इसके हिसाब से यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इस टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसके बाद में ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। और इसमें फिर कंसनट्रेटेड, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया आपने? इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? क्या डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस बाहर आ रहा है? तो वो हम लोग अभी देखेंगे ऑब्जर्वेशन में। टेस्ट द गैस इवॉल्व्ड सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। और जो गैस निकल रहा है उसको डिलीवरी ट्यूब के मदद से, यहाँ पे जो डिलीवरी ट्यूब लगा है इसके मदद से मॉइस्ट यानी कि थोड़ा सा गीला लिटमस पेपर और सूखा लिटमस पेपर दोनों के साथ, दोनों पे इसको पास करवाना है। और क्या कोई चेंज हो रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? और किस केस में, यानी कि भीगा वाला यानी गीला लिटमस पेपर लेंगे ब्लू वाला या फिर सूखा ब्लू वाला लिटमस पेपर लेंगे तो किस में कलर चेंज होगा ये पूछा जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन? तो ये जो एक्टिविटी है इसमें हम लोग को यहाँ पे नीचे ही बता दिया जा रहा है कि HCl गैस ही रिलीज होगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों का जब
रिएक्शन करवाएंगे तो हमको जो गैस मिलेगा वो हाइड्रोक्लोरिक गैस ही मिलेगा। और वो मतलब उसको पास करवाना है डिलीवरी टिप की मदद से सूखे और गीले ब्लू लिटमस पेपर पे। और उसके बाद में कुछ होगा जिसके हिसाब से हमको ये बताना है कि ड्राई HCl गैस का एसिडिक कैरेक्टर क्या है और HCl सॉल्यूशन यानी कि HCl जब पानी में मिला रहता है तो उसका कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर क्या है। नोट टू टीचर्स, ये टीचर्स के लिए नोट है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू ए गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। यानी कि अगर आसपास में कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी है तो हमको ये जो गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जो गैस है वो पास कर रहे हैं तो उसको गार्ड ट्यूब से पास करवाना पड़ेगा, जिसमें कि कैल्शियम क्लोराइड होता है जो कि एक गुड ऑब्जर्वर होता है क्या बोलते हैं मॉइस्चर का। यानी कि अगर नमी है उस गैस में तो उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम ड्राई गैस को पास करेगा ब्लू लिटमस पेपर के पास। इसीलिए ये गार्ड ट्यूब का यूज़ करना है, लेकिन कब, जब आसपास में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तब, वरना नहीं करना है। तो आइए अब इसके ऑब्जर्वेशंस पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं ये हमारा सोडियम क्लोराइड और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला गया और उसके बाद में यहाँ पर से गैस निकलता है जो कि है HCl गैस। और ये ग्लास डिलीवरी ट्यूब की मदद से जब ड्राई लिटमस पेपर पे इसको पास कराया गया ये HCl गैस को, तो नो चेंज इन कलर, यानी कि कलर में थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं आया। और उसके बाद में ये लास्ट वाला डायग्राम देखिए, इसमें क्या कराया जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो गैस है उसको अब पास कराया जा रहा है मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर से। और जब इसको मॉइस्ट यानी गीले लिटमस पेपर से, ब्लू वाले लिटमस पेपर से जब इसको पास कराया जा रहा है तो यहाँ पे ये जो ब्लू लिटमस पेपर है गीला वाला उसका कलर रेड हो जा रहा है। अब इससे हमको क्या कंक्लूज़न है, तो इससे हमको कंक्लूज़न ये हो रहा है कि एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि कोई भी एसिड हो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा जब वो उसके साथ वाटर भी है, यानी कि उसका वाटर के साथ जो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन आयंस आयोनाइज वाटर में ही जाके होते हैं, अगर वाटर है ही नहीं तो फिर वो हाइड्रोजन आयंस आयोनाइज ही नहीं हो पाएंगे और वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए एसिड को अगर उसका बिहेवियर शो करना है तो उसको वाटर के प्रेजेंस में ही वो कर पाएगा। एब्सेंस यानी कि वाटर के अनुपस्थिति में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एसिड अपना बिहेवियर शो कर पाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी कि आई होप कि आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। और अब चलते हैं अपने एक्टिविटी 2.10 तक। तो ये है हमारा एक्टिविटी 2.10 और ये भी थोड़ा सा बाकी सबसे छोटा ही है और इजी है समझने में, आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हो। टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर, 10 ml पानी लेना है एक बीकर में। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट एंड स्विर्ल द बीकर स्लोली। अब क्या करना है कि उसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक एसिड का रख देना है और उसको स्विर्ल यानी कि थोड़ा सा अच्छे से मिलाना, मतलब घुमाना है उस बीकर को, थोड़ा सा मतलब गोल गोल करके घुमाना है ताकि वो जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो अच्छे से पानी में, पूरे पानी में मिल सके। टच द बेस ऑफ द बीकर, और इस को करने के बाद वो जो बीकर है उसके नीचे वाले पार्ट को टच करना है। इज देयर ए चेंज इन टेम्परेचर, और पूछा जा रहा है कि क्या टेम्परेचर यानी तापमान में कोई बदलाव है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक प्रोसेस, और क्या ये एक इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रहा है या फिर हीट ऑब्जर्व हो रहा है। रिपीट द एबव एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो जब हम लोग ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें 10 ml पानी लेंगे और कुछ बूंद जब डालेंगे तो ये होगा, यहाँ पे जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये चीज़ होगा, उसमें से वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। जब भी कोई एसिड को पानी में उसको रखा जाता है धीरे धीरे करके, चाहे एक बार में ज़्यादा करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग डाइल्यूशन प्रोसेस के ही नाम से जानते हैं। ये हम लोग चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है। जब भी कोई एसिड या बेस को वाटर में
मिलाया जाता है जिसमें कि वाटर का मात्रा ज़्यादा हो तो उसको डाइल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। और ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होता है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें हमको बोला जा रहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेलेट्स यानी कि उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, तो वो उस टाइम भी यही चीज़ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा और वेपर भी निकल सकता है पानी का। और जब हम लोग नीचे उसके इसके बॉटम पे यानी कि यहाँ पे जब टच करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन मैंने लिख दिया है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। तो ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस हो, चाहे वो एसिड का हो या बेस का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है और एक ट्रेमेंडस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब एसिड या बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं तो पानी में एसिड या बेस को डालिए, ये नहीं कि एसिड या बेस पहले से ही है उसमें पानी को डालिएगा, तो फिर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है इस एक्टिविटी सीरीज़ का एंड। तो अभी पार्ट 3 बाकी है जिसमें कि हम लोग कुछ बचे हुए एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो में जितने भी एक्टिविटीज़ मैंने समझाए वो अच्छे से समझ लिया होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो पार्ट 3 के लिए इस एक्टिविटी सीरीज़ का, जिसमें कि हम लोग कुछ बचे हुए एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।